वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस की तैयारी के दृष्टिकोण को रखते हुए हम लोगों ने एक नया सीरीज शुरू किया है, जिसके तहत हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हैं जो मेंस में पूछा गया था, और उसके आधार पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस किस बुक से आ रहे हैं और आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। तो उस सीरीज में हमने कल जो है आपका इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को दिखाया था। आज आपके सामने भारत का भूगोल लेकर उपस्थित हूँ, और इसमें हम लोग पिछले साल के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, उसके सोर्स को देखेंगे और 2213 के लिए कौन सा बुक और आपके लिए परफेक्ट होगा और रणनीति क्या होगी उस सर पर हम लोग विचार करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आइए, सबसे पहले हम लोग पिछले साल का मेंस का जो क्वेश्चंस था, यानी कि 29/11/2020 को 2446 वाला जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसके क्वेश्चंस को हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर आगे की रणनीति पर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ये हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, भारत की भूगोल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वहाँ है, कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था, वहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर थे, जबकि आपको सिक्किम में 86 के आसपास थे, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर था? तो बिहार में था, 1106 था। ठीक है ना? तो इस आधार पर 6 का जो सही उत्तर था वो अरुणाचल प्रदेश था। बहुत ही आसान सवाल था, और ये सवाल आपको आराम से लूसेंट बुक में ईजिली आपको मिल जाएंगे। यदि मैं लूसेंट की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली ऑल द बेसिक्स बुक्स, चाहे वो लूसेंट हो या फिर आपका क्रॉन हो, इन सब की मैं बात करूंगा। ठीक है ना? तो उसको आप लोग दिमाग में लेकर चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसको घुमाया गया था। ठीक है ना? इसको मॉडरेट टू हार्ड किया गया था, और ये डायरेक्टली आपको लूसेंट वगैरह में नहीं थे, लेकिन किन्होंने यदि डीप इसका यदि मतलब कि अध्ययन किया होगा, गहन अध्ययन किया होगा, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वो सक्षम होंगे। तो यहाँ पर था, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला की आवश्यकता होती है? तो कोकिंग कोयला को जो आवश्यकता होती है वो बेसिकली इस्पात उद्योग को देती है। देखिए, परिवहन उद्योग और मोटर वाहन उद्योग को तो कुकिंग कोयला की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने यही कहा, डायरेक्टली नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली यदि आपने पढ़ा तो इसको भी बना सकते थे। इसलिए मैं इसको लूसेंट में कंक्लूड डायरेक्टली नहीं करूंगा, फिर भी मतलब कि इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना? तो आपको पता है कि इस्पात उद्योग में कोयले की, कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। परिवहन और मोटर उद्योग में इसका नहीं था। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपको मान सकते हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ द लूसेंट या क्राउन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न था कि पश्चिम बंगाल में होने वाला मानसूनी वर्षा को किस मतलब क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम, चाय वर्षा, बारोडाइड या काल वैशाखी? तो बहुत आसान सवाल, ये लूसेंट में बहुत इजीली मिल जाएगा, भारत के भूगोल में है कि नहीं? तो इसका उत्तर था आपको काल वैशाखी। और देखिए, इसी सवाल से मिलता जुलता सवाल इस बार आपको 2213 के पीटी में भी पूछा गया था, और ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था कि आपको जो मतलब कि आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? आम्र वर्षा जो होती है इसी से है, ये भी आम्र वर्षा भी मानसूनी पूर्व वर्षा है, जो कि केरल में होती है। चेरी ब्लॉसम या फिर आपको कॉफी वर्षा कर्नाटक में हो जाएगी। ठीक है ना? और यही जब पश्चिम बंगाल में आता है तो उसको हम लोग काल वैशाखी नार्वेस्टर कहते हैं। तो 2213 वाले पीटी में बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल मार करके गलत आ गए थे। ठीक है ना? तो आम्र वर्षा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको केरल में। ठीक है ना? आम्र वर्षा केरल में हो जाएगा, वो भी मानसूनी पूर्व वर्षा ही हो जाता है। यदि असम में होगा तो उसको हम लोग चाय वर्षा कहेंगे, यदि कर्नाटक में होगा तो उसको चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कहेंगे, और यदि बंगाल में हो जाएगा तो उसको नॉर्वेस्टर कहेंगे। तो इसका उत्तर आपका डी था। तो ये प्रश्न भी आपको लूसेंट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में मिलता है? तो ये आपको भारत के पूर्वी राज्यों में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं झूम कृषि या इस तरह का। ये भी आपको लूसेंट में यदि थोड़ा सा आप देखिएगा तो ये भी आपको इजीली वे में मिल जाएगा। ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा आपको गहन अध्ययन करेंगे तब भी मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा निश्चित रूप से। पश्चिमी राज्यों में काटो जलाओ या झूम कृषि का ये जो है उस तरफ प्रचलित है। ठीक है ना? कृषि सेक्शन में आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, लूसेंट से लेकर के क्राउन या किसी भी आराम से जो बेसिक्स हुए उसमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मेघालय में, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको मिलान करना था कि कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चंस भी जो है आपको लूसेंट में आराम से, बहुत ही उद्योग धंधे वाला जो सेक्शन है भारत का लूसेंट, भारत का भूगोल में लूसेंट में, तो उसमें मिल जाएगा। क्रॉन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता बिल्कुल सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा, ये भी सही है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड गोवा, ये नहीं होगा, ये बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है ना? और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, तो आपका गलत ऑप्शन सी था। तो ये इसका सही उत्तर था, और ये भी आपको क्वेश्चन लूसेंट में था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में तटीय सीमा रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10? तो ये भी सवाल बहुत ही ईजी था, इसका आंसर था 9 राज्य हैं, और ये भी आपको लूसेंट में बहुत ईजिली मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नदी ज्वार उन्मुख बनाती है?
आपको पता है नर्मदा एवं ताप्ती। तो यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन हमारा आ रहा है तापी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा तापी। तो ये सवाल भी आपको लूसेंट में भारत के भूगोल में आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल का, सरदार सरोवर, हीराकुंड या कोसी का? मतलब कि आपको गांधी सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, बेसिकली ये पूछना है। तो चंबल नदी पर बनाया गया है और मध्य प्रदेश में है। और ये सवाल भी आपको बहुत ईजिली लूसेंट में मिल जाएगा, आप उसको जब देखेंगे भारत का भूगोल सेक्शन में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में केबलो जाओमो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान आपको पता है मणिपुर में हो जाएगा। और बहुत आसान सवाल था और ये प्रश्न भी आपको लूसेंट में इजीली मिल जाएंगे, क्राउन में भी आपको इजीली मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? मतलब निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर था आपको असम, ठीक है ना। तो जिन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे डीप नॉलेज का अध्ययन किया होगा लूसेंट को, तो उसको आराम से इजीली में बना पाएंगे। ये अप्लाइड क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ये अप्लाइड क्वेश्चन था, आपको देखना था, अनुमान करना था, ठीक है ना। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में तो सदाबहार वन है। राजस्थान में तो आपको पता है कि क्या रहता है, सूखा ही रहता है। पंजाब में भी सदाबहार वन नहीं पाए जाते, उत्तर प्रदेश में भी नहीं पाए जाते। यहाँ पर असम तरफ आपको इसको आराम से मार सकते थे, ठीक है ना। तो ये भी आपको इनडायरेक्टली आपको लूसेंट में ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, लूसेंट, क्राउन या फिर किसी भी जो बेसिक्स बुक है उसमें आराम से आपको मिल जाता। सुंदरबन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो मैंग्रोव वन, वहाँ पर आपको पता है मैंग्रोव वन पाया जाता है सुंदरबन में। उसके बाद आपको गुजरात में, कच्छ में, ये सब में आपको पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह राज्य जहां पर विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। थोरियम, केरल, मोन्जाइटिस, आपको पता है तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये भी आपको लूसेंट में, क्राउन में बहुत इजीली आपको मिल जाए, मतलब कि क्वेश्चंस थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है यानी कि जो है पक्षीपात ये एस्चुअरी बनाती है, ठीक है ना। तो आपको नर्मदा, कृष्णा और गंगा ये सब तो डेल्टा बनाती है, सॉरी महानदी, कृष्णा, गंगा ने ये सब डेल्टा बनाती है, लेकिन ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती आपको नहीं बनाती है। तो ताप्ती से आपको 2 प्रश्न था बिहार SI 2446 मेंस में, ये भी आपको लूसेंट में इजीली मिल जाएगा। अगला देख लीजिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा जो है किस कारण होता है? लूसेंट का आप उल्टाइएगा तो मानसूनी सेक्शन में भारत का जो जलवायु है वहाँ पर पढ़िएगा तो बहुत इजीली वे में ये प्रश्न आपको लूसेंट के बुक में मिल जाएगा। तो उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा जो होती है मुख्य रूप से वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर उठता है? तो जो है भूमध्य सागर में उठता है और वहाँ से जो है पश्चिमी जेट जो है इसको पूर्व दिशा की ओर लाता है और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान में वर्षा करते हुए पंजाब की तरफ आती है, फिर उत्तर प्रदेश यहाँ सब वर्षा करती है। तो जो शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए ये भी आपको लूसेंट में इजीली वे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? अब इसको आप भारत का भूगोल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन विश्व भूगोल का एक हिस्सा बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसको कंक्लूड कर लिया क्योंकि एक ही प्रश्न आपको थोड़ा सा यहाँ पे भारत के भूगोल से अलावे था। तो ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? घूर्णन का प्रभाव नहीं है, देख लीजिए, पवनों का विक्षेपण, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, कॉर्लियस बल की उत्पत्ति। तो देख लीजिए, जो ऋतु परिवर्तन होता है ना, ऋतु परिवर्तन ये पृथ्वी के घूर्णन का नहीं है, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण करता है उसका परिणाम है, ठीक है ना। लेकिन घूर्णन के कारण आपको दिन रात बनता है, पवनों का विक्षेपण होता है और कॉर्लियस बल का उत्पत्ति होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? घूर्णन आपको पता है ना, क्या अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूम के चलती है, तो घूर्णन हो गया जो अपने अक्ष पर भी जो घूमती है, ऐसे ऐसे घूम कर चलती है, ठीक है ना। तो वो घूर्णन के कारण आपको नहीं होता है। और जो ये ऐसे ऐसे चल कर आती है तो इसको जो परिक्रमण बोलते हैं उसके कारण आपको ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही था, ये भी आपको लूसेंट में इजीली मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोई है? हाँ, भारत का कौन सा राज्य नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए लीजिए, इस सवाल को आप लूसेंट के या क्राउन के विविध के सेक्शन में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इसलिए इंक्लूड कर लिया है क्योंकि ये भारत से संबंधित था और बहुत ही ईजी प्रश्न है। आपको पता है कि केरल राज्य में नौकादौड़ काफ़ी फेमस है, तो ऑप्शन इसका सही है। तो ये आपको लूसेंट के भारत के भूगोल सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा और आपको जो है विविध सेक्शन में भी ये सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर 16 प्रश्न थे और इसमें आपने देखा कि मैक्सिमम प्रश्न आपको लूसेंट से थे, ठीक है ना। 16 प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार 29/11/2020 को जो 2446 में हुआ था। 16 प्रश्न भूगोल से थे, ठीक है ना। और उसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपको थे, आप गिन सकते हैं कितना कितना सवाल देख लीजिए। आइए इसको हम लोग जरा ऊपर से गिन लेते हैं कि कितना सवाल था, ठीक है ना। ये सवाल गिनने का एक रीज़न ये है, वो मैं आपको बतला रहा हूँ और हम लोग बताएंगे फिर कि आपको आगे भी क्या पढ़ना है उसको हम लोग भी जरा देख लेंगे। इसको जरा हम लोग फटाफट एक बार गिन लेते हैं जो कितने क्वेश्चंस जो है पिछले साल पूछे गए थे उसमें से लूसेंट में से थे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर
हाँ, यहाँ पर पहला सवाल देख लीजिए, ये सवाल आपको लूसेंट में था एक, ठीक है ना, एक। उसके बाद देख लीजिए ये सवाल नहीं था, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये दो, पश्चिम बंगाल में होने वाला मानसून, दो सवाल था लूसेंट से। तीसरा ये भी था काटो चलाओ। चौथा गारो खासी। पाँचवा ये भी था मिलान करना था आपको। छठा ये भी था आपको कितने तटीय है। सातवां आठवां ये दोनों सवाल था आपको, सातवां आठवां दोनों 8 सवाल हो गया। उसके बाद नौवां सवाल कोई बिलो जमा, ये भी नौवां सवाल हो गया। 10वां सवाल कहाँ वन पाए जाते सदाबहार वन। 11वां सवाल सुंदरबन। 12वां सवाल थोडियम का जो है भंडार है, ये भी केरल। 12वां सवाल हो गया। 13वां सवाल कौन डेल्टा नहीं बनाती है तापी, ये भी हो गया 13 सवाल। और 14वां सवाल ये भी पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। 15वां सवाल जो है देखिए कॉर्लिस बन, ये भी आपको हो जाएगा। तो देख लीजिए 15वां और 16वां सवाल, एक्चुअली टोटल 17 सवाल थे। देखिए 17 सवाल थे, एक इसको लगा कर टोटल 17 सवाल थे, जिसमें से आपको 16 सवाल बहुत ही इजी वे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको लूसेंट हो या क्राउन हो उसमें आपको मिल गए थे। तो अब बात करते हैं कि मैं इस चीज़ को क्यों बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एक बुक से बार बार सवाल क्यों पूछा जा रहा है। देखिए यदि आपने इस 17 सवाल में से 16 सवाल को भी हू बहू डिट्टो सही बना दिया होगा तो उनसे पूछ लीजिए, उनका रिजल्ट होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो 17 में से 16 सवाल 100% सही बनाए होंगे। किन्हीं ना किन्हीं का एक दो क्वेश्चंस भी निश्चित रूप से गड़बड़ा गया होगा, और गड़बड़ाने का रीज़न यही है कि वो अंतिम समय में इन सारे इजी क्वेश्चंस जिसको आप वो समझते हैं इजी क्वेश्चंस है उसका रिवीजन नहीं किए होंगे, अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, 2-3 बार उसको देखे नहीं होंगे, और इसी कारण कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन में वो निश्चित रूप से कन्फ्यूज करे होंगे। मैं तो 17 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, 17 में से 16 क्वेश्चन जिन्होंने सही से कर दिया होगा। तो अब रीजन क्या है, यदि आप लूसेंट या क्राउन जो भी बेसिक्स बुक है उसको पढ़िए, उसको कभी मत छोड़िए। कितना भी कोई कुछ कह ले कि एनसीईआरटी की तरफ जाना है, निश्चित रूप से जाना है, लेकिन जो आपका बेसिक बुक है जिसको अभी तक आप पढ़ते हैं उसको मत छोड़िए, उसको कई बार पढ़िए, ताकि आपका जो ईजी नेचर का क्वेश्चंस है, जो ईजी टू मॉडरेट वाले होते हैं क्वेश्चंस, उसको आप हर समय 90+% सही बनाने के सक्षम होंगे। आप 100% इसलिए नहीं बोलते हैं, कितना भी ईजी क्वेश्चन हो आदमी 100% नहीं बना पाता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल का अलग प्रेशर होता है, गलती हो जाता है, तो फिर भी मैं 90% मान के चलता हूँ। और यदि यहाँ पे ईजी नेचर के क्वेश्चन आपको 90% तक सही हो जाते हैं, 95% तक सही हो जाते हैं, तो जो आपको थोड़े से हार्ड लेवल के पूछेंगे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो उसको आप बनाने के लिए सक्षम होंगे अपने ज्ञान के आधार पे, आपने जितना पढ़ा है। तो हमको लूसेंट या क्राउन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ना है जो बेसिक्स बुक है, उसके अलावे भी आपको 2213 के लिए कुछ और बुक का मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन करूँगा। यदि मैं लूसेंट बोल रहा हूँ तो इसके साथ साथ क्राउन भी आप इसके अल्टरनेट में, कोई लूसेंट पढ़ रहे हैं कोई क्राउन पढ़ रहे हैं, तो उसको तो आपको बेसिक पढ़ ही जाना है, 2 बार 3 बार 4 बार हो, पूरे बुक को पढ़ जाना है, ठीक है ना। उसके अलावा यदि किन्हीं के पास मतलब कि है, मतलब कि उनको लगता है कि हम और पढ़ना है, तो और पढ़ना तो पड़ेगा, 2 बुक का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, किसी को पढ़ना है तो लूसेंट और क्राउन के अलावा आप सार संग्रह एनसीईआरटी देख सकते हैं, ये तरह का बुक है, आता है महेश बर्नवाल का आता है, ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे जो गूढ़ तत्व हैं उनको यहाँ पे संग्रहित किया गया, तो ठीक है ना, ये हो जाएगा। या फिर आपको या तो लूसेंट या फिर महेश बर्नवाल का ये दो बुक दिखिए, या फिर लूसेंट या क्राउन के अलावा आप ये सामान्य भूगोल जो होता है पूर्वावलोकन घटना चक्र का सीसेट करके आता है, इसका 2022 वाला एडिशन आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जब बुक लेते हैं, खरीदते हैं मार्केट से, तो अचानक से सारा बुक को लेकर के अपने सेफ में मत रख लीजिएगा। जब आप अचानक से एक बार में सारा बुक लेकर रख लीजिएगा तो आप बुक नहीं पढ़ पाइएगा, वो आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो पहले कोई एक बुक को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आइदर इसमें से या फिर आइदर इसमें से, मतलब कि एक आपके सामने ये बुक हो गया एक तो, ये नंबर 1 बुक का हो गया, क्राउन इसी का अल्टरनेट हो गया। ये खत्म करने के बाद आइदर इसको या फिर आइदर इसको, इसमें से किसी एक बुक को आप लीजिएगा, लेकिन पहले इसको खत्म कर लीजिएगा 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है ना, और इसके बाद कीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी मेंस में मेरिट बनाने में। देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये चीज़ आपको कोई भी इंस्टीट्यूट वाले, कोई भी कोचिंग वाले नहीं बताते हैं। एक चीज़ और है कि उन लोगों को चूँकि अपना कोर्स बेचना है, सेलिंग करना है, तो वो कट ऑफ इतना कम बढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा छात्रों को दबाव भी डाल रहे हैं कि नहीं, आपको जो बेसिक्स बुक्स हैं उससे पढ़ने से आप पास नहीं करिएगा। तो दोनों तरफ बना रहे हैं, एक तरफ कट ऑफ भी कम करके बढ़ा रहे हैं ताकि उनसे जुड़े, और दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि आप जो बेसिक्स बुक पढ़ रहे हैं उससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो ऐसी बातें नहीं हैं। मेंस का जो भी क्वेश्चंस होगा ना, आप देख लीजिएगा, आज एक गांठ बांध लीजिए। आपने पीटी का एग्जामिनेशन दिया है 2213 का, आप जब इसके मेंस में जाइएगा तो देखिएगा पीटी के कंपैरिजन में निश्चित रूप से मेंस के क्वेश्चंस ईजी रहेंगे। ये सर्वमान्य सत्य होता है, पीटी हार्ड रहता है और मेंस कंपैरेटिवली ईजी रहता है, ठीक है ना। तो ईजी जैसे ही क्वेश्चंस पूछेगा तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो गलती नहीं होने चाहिए।
तो इसीलिए बेसिक्स बुक्स को नहीं छोड़ना है। हाँ, बेसिक्स बुक्स के अलावा आपको एनसीईआरटी का यदि फुल पढ़ लेना है तो फुल पढ़ लीजिए, यदि आपके पास समय नहीं है तो ये जो सार संग्रह है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना? और प्रैक्टिस में रहिए। प्रैक्टिस में रहने का मतलब ये है कि सेट बनाइए और रेगुलर उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहिए। अचानक से अंतिम समय में आकर जब पढ़ाई शुरू कीजिएगा तो उस समय आपको रिवीजन माँगता है और वो आपके पास नहीं हो पाता है। यही कारण होता है कि अंत में समय में लोग जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा गलती करके आ जाते हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है और मेहनत करते जाना है। बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचना नहीं है। यदि 60 प्लस के बाद कोई भी है जनरल तो तैयारी में लगें, 55-56 एससी हैं और उसके बाद देख लीजिए जो भी कैटेगरी में है तो तैयारी में लगें, मेंस की तैयारी में, और रिजल्ट आपको फरवरी मिड के बाद ही आने की एक संभावना दिख रही है। तो ये था आज आपका दूसरा सीरीज। तीसरा चौथा सीरीज भी हम लोग इसी तरह से और विषय का लाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।